अच्छा गवर्नमेंट स्कूल वालों में छुट्टी पड़ गई, 4 दिन और जाना बस। चलो कोई नहीं, जितनी भी छुट्टी पड़ेगी पड़ेगी। हिस्ट्री हो गई, सबकी हो जाएगी, संडे को रिजल्ट है पूरा। अरे चेयर है यहाँ पर चेयर उधर लो, यहाँ भीड़ हो जाएगी। चलिए भाई क्लास, थोड़ा भाई ढंग से समझना, ठीक है? चैप्टर मतलब अब एंडिंग स्टेज में है, भले आप कहीं कैपेसिटेंस अभी शुरू हुआ है, तो कैपेसिटेंस ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, ठीक है ना? मैक्सिमम इसके बाद 2 क्लास लगेंगी और हो सकता है नेक्स्ट में भी खत्म हो जाए चैप्टर। तो इसके बाद मैक्सिमम 2 क्लासेस, उसके बाद हमारे चैप्टर क्लोज हो जाएगा। 2 बहुत बड़े चैप्टर्स हम लोग खत्म कर लेंगे। इसके बाद के चैप्टर्स इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, उनका बहुत सारा कंटेंट कटा हुआ है, ठीक है? इस तरह टाइम लेते पहले 2 चैप्टर। तो भैया लास्ट क्लास में एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस क्या कहता है? वैसे तो देखो जो नहीं है वो तो आज इसको कैपेसिटी ही समझे बस, कि अगर किसी का कैपेसिटेंस 1 है, 1 फैरेड है, किसी का कैपेसिटेंस 5 फैरेड है और किसी का कैपेसिटेंस 10 फैरेड है, तो 10 फैरेड वाले की कैपेसिटी चार्ज स्टोर करने की सबसे ज्यादा है। वो आप ऐसे ही मान के चले जिन बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है, और अगर अटेंड करी भी है तो भी चलो आप यही मान के चलो कि जिसकी कैपेसिटेंस 10 फैरेड की है, इट हैज द मैक्सिमम कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज इन इट, है ना? और जिसकी 5 की उससे कम, और जिसकी 1 फैरेड की कैपेसिटी है वो और सबसे कम चार्ज को स्टोर कर सकता है इन सब के। लेकिन फिर भी ये है क्या बेसिक कैपेसिटेंस ना? तो हल्का सा मैं 2 से 3 मिनट आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर है हल्का सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसकी भी निजात शक्ति हो गया, देखिए सो गाइस बात ऐसी है कि आप सभी बच्चे छोटी सी चीज देखिए भाई, ख्वाहिश लास्ट क्लास नहीं आए थे ना, बस हो गया। मैंने 3 अलग अलग टंकियां ली हुई है, इन तीनों टंकियों के अंदर पानी सिर्फ 100 मीटर की हाइट तक जा सकते हैं, सबकी हाइट 100 मीटर है। अब इसके अंदर 100 लीटर ही पानी डला, इसके अंदर 500 लीटर भर गया, और इसके अंदर बोलो कितना 1000 लीटर, तब ये ओवरफ्लो करके सारे के सारे। देखिए सब 100 मीटर की हाइट के हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा पानी स्टोर कर रहा है और ये सबसे कम। इसका कारण बताया क्या है कि इसके अंदर ना 1 यूनिट का पोटेंशियल, यानी 1 मीटर की हाइट मात्र 1 लीटर पानी से बन जाती है। समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो बच्चे नहीं भी आए ना, अगर उसे इस एनालॉजी को भी समझ लेंगे ना, तो बहुत हद तक बात बन जाएगी, बहुत हद तक समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल मैटर क्या है भाई। तो इन तीनों टंकियों को ध्यान से देखो, सबके अंदर 100 मीटर की हाइट का पानी है। अक्षर चेयर अंदर ही है, जल्दी आया करो टाइम से, सब बच्चे बहुत लेट करने लग रहे हो आप लोग सब। 6:10 तक सभी पूरे कोशिश ये करा करो यहाँ पर सेटिंग हो जाए, इसीलिए 7:30 की टाइमिंग होती है कि मुझे पता है कि इतने बच्चों में 10 मिनट लगने ही लगने सेटिंग, लेकिन इससे ज़्यादा लेट मत करा करो। तो गाइस बात बड़ी सिंपल सी है, इसमें 100 मीटर की हाइट के लिए कितना पानी लगा? 100 लीटर में लीक कर गया, ये 500 लीटर पे, और ये बोलो कितने पे? 1000 लीटर के बाद लीक हुआ। अच्छा इसका क्या कारण है इधर तान्या, इसका क्या कारण है कि सर इसमें ना पानी 100 लीटर के बाद ही लीक कर गया? तो मैं कहूंगा सर इसका 1 यूनिट का पोटेंशियल, यानी 1 मीटर की हाइट ना मात्र 1 लीटर पानी से ही उठ जाती है। मतलब एक छोटी टंकी है ना, 1 लीटर पानी डालता हूँ, 1 मीटर पानी, मतलब 1 लीटर पानी डालता हूँ और 1 मीटर का पोटेंशियल इसमें क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। तो 100 मीटर तक आने के लिए मात्र कितना लगेगा? 100 लीटर, लीक हो जाएगा। लेकिन इसमें वही 1 मीटर की हाइट बनाने के लिए मुझे 5 लीटर पानी लगता है। कितने लीटर बोलो? जब तक 5 लीटर नहीं डालूंगा ये 1 मीटर की हाइट नहीं बना पाएगा अपनी, क्योंकि थोड़ी बड़ी टंकी है। समझो मेरी बात को, सबको 100 मीटर पे लीक होना है, सबको 100 मीटर पे क्या होना है बोलो? लीक होना है, मतलब बाहर आना है सबका पानी। लेकिन ये अपना 1 मीटर रेस करता है मात्र 1 लीटर से, और वो रेस करता है बोलो कितने से? 5 लीटर से। जब तक 5 लीटर नहीं जाएगा ये 1 मीटर की हाइट तक बनता ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 100 मीटर तक जाते थे बहुत सारा पानी स्टोर कर लेगा।
और इसमें ये टंकी इतनी बड़ी है कि जब तक इसमें 10 लीटर पानी ना डल जाए तब तक ये अपनी 1 यूनिट की पोटेंशियल रेज नहीं करता। तो ऑब्वियसली बात है 100 तक आता है तो ये बहुत सारा पानी क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। समझ आया कि नहीं है? मतलब सभी टंकियों को अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर लग रहा है अपना 1 यूनिट क्या करने के लिए, रेज करने के लिए। किसी को सिर्फ 1 लीटर लगता है, किसी को 5 लीटर और किसी को ऑब्वियसली बात है जिसको 10 लीटर लगता है वो अपने अंदर पानी भी बहुत ज्यादा स्टोर करेगी 100 तक पहुंचने तक, क्योंकि अपना 1 मीटर ही वो 10 लीटर पानी से बढ़ा रही है, तो 100 मीटर तक पहुंचने के लिए तो बहुत सारा पानी भर लेगी। क्लियर है कि नहीं? और ये अपना 1 मीटर मात्र 1 लीटर के पानी से उठा लेती है, तो जैसे जैसे पानी आता जाएगा बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा। तो इसका कैपेसिटेंस हुआ 1, इसका कैपेसिटेंस हुआ 5, इसका कैपेसिटेंस कितना हुआ 10। मतलब कि ये है कि अगर किसी का कोई कैपेसिटेंस 1 कहता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सिर्फ 1 लीटर पानी से अपना 1 यूनिट क्या कर लेता है, रेस। जिसका 5 कहते हो वो 1 यूनिट रेस करने के लिए कितना पानी लेता है, 5 लीटर। और जिसका 10 का कहते हैं वो क्या करता है बोलो, 1 यूनिट रेस करने के लिए कितना पानी लेता है बोलो, 10 लीटर। क्वेश्चन नहीं है बस समझे? सबको 100 पे आके लीक होना है, सबको 100 पे आके बोलो क्या होना है, लीक होना है। तो ऑब्वियसली बात है जिसने अपना 1 उठाने के लिए बहुत ज्यादा पानी लिया, इसका मतलब उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, तो उसके अंदर 1 यूनिट की हाइट रेस करने के लिए बहुत सारा पानी लगेगा, तो उसको लीक होने तक उसके अंदर बहुत सारा पानी भर जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? और छोटी सी बोतल है तो उसके अंदर जल्दी से भर जाएगा भैया, क्योंकि उसका 1 यूनिट बहुत थोड़े से पानी से रेस कर जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? ये इनका कैपेसिटेंस होता है। अब यही चीज ना बच्चों कंडक्टर्स के साथ मैंने बोली थी कि सभी कंडक्टर्स में सपोज करिए एक पोटेंशियल के बाद में लीकेज होनी होती है। मान लीजिए 100 का पोटेंशियल है, अब किसी में तो थोड़े से चार्ज से 1 यूनिट रेस कर जाता है, और किसी में बहुत ज्यादा चार्ज देने के बाद उसका बोलो क्या करता है, 1 वोल्ट रेस करता है। यही समझाया था कि समझाया था, मींस कैपेसिटेंस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय कितने चार्ज को दे देने से उस कंडक्टर का कितना पोटेंशियल रेस कर गया बोलो, 1 वोल्ट पोटेंशियल रेस कर गया। ये उसका बोलो क्या होता है, कैपेसिटेंस। समझ आया या नहीं आया? इसको लेके बस फुल एंड फाइनल में आखिरी बात आपको बोल रहा हूं, अगर आप लोग थोड़ा समझ जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर कोई बोले आगे से कि किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 यूनिट का है, तो बस आप क्या समझेंगे कि इसको बस 1 कूलम चार्ज दे दो ना, तो ये अपना 1 वोल्ट रेस कर लेता है, पोटेंशियल जल्दी रेस करता है इसका। किसी का कैपेसिटेंस 5 यूनिट का, इसका मतलब क्या, इसको जब तक 5 कूलम चार्ज नहीं देता तब तक ये अपना 1 वोल्ट रेस 5 के बाद 1 वोल्ट रेस करता है। मतलब इसकी कैपेसिटी कहीं ना कहीं बोलो क्या है, ज्यादा है या कम है? जिसका 10 का है उसका क्या मतलब है कि जब तक उसको 10 नहीं दूंगा तब तक वो अपना 1 वोल्ट रेस नहीं करेगा। मतलब साइज थोड़ा बड़ा है उसका, तभी उसमें 10 लीटर पानी है, 10 कूलम का चार्ज चाहिए, तब जाके उसका 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होगा, रेस होगा। किसी का कैपेसिटेंस 50 फैरेड का है, बताओ क्या मतलब है 50 फैरेड? इसका क्या मतलब है कि इट रिक्वायर्स 50 कूलम ऑफ चार्ज टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय जस्ट 1 वोल्ट। किसी का तो 1 कूलम से ही रेज हो रहा है और किसी का 50 कूलम। तो 50 कूलम वाले का मतलब उसका सिर्फ 1 ही वोल्ट रेज कर रहा है 50 कूलम, जिसका मतलब उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। समझ आया या नहीं आया? अरे नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक की बात? तो मैंने आप लोगों को बताया भी था बच्चों कि एक फॉर्मूला बन गया Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू कैसे भाई, व्हाट इज C? C बताना क्या है भाई यहाँ पर? तो C आप लोग बोलते हैं दैट इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। लेकिन मुझे बताइए अगर कंडक्टर का पोटेंशियल 10 वोल्ट से रेज करेगा, कितने से बोलो, 10 से, तो उसने कितना चार्ज स्टोर करा होगा, 10 टाइम्स ऑफ C। अरे C क्या बताता है? C आपको बताता है कितना चार्ज लगा 1 वोल्ट रेस करने के लिए। तो 2 वोल्ट रेस करने के लिए कितना लगेगा, 2C। 3 वोल्ट के लिए। और ऐसे नहीं समझना तो आप वैसे समझ लीजिए कि भैया जितना मैं किसी को चार्ज देता हूं उसका उतना बोलो क्या होता है, पोटेंशियल रेज होता है। टंकी में जितना पानी डालूंगा उसका पोटेंशियल उतना ही बोलो क्या करेगा, रेज। बट उसका क्या कांस्टेंट रहता है बोलो, कैपेसिटेंस। क्या कांस्टेंट रहता है? क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होता है उसका कि किसी ने बोला कि इस वाले टंकी का कैपेसिटेंस 1 यूनिट का है, इसका मतलब हर बार 1 लीटर से अपना 1 वोल्ट क्या कर लेगा, रेस कर लेगा। फिर 1 लीटर से 1 वोल्ट, फिर 1 लीटर से 1 वोल्ट, हर बार अपना 1 लीटर पानी आते ही 1 मीटर उठ जाएगा। मतलब कैपेसिटेंस इसका फिक्स है 1 यूनिट। कितना बोलो, 1 यूनिट। हाँ, चार्ज आए जा रहा है, पोटेंशियल बढ़े जा रहा है। मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बोलो, V के। बट यहाँ पर क्या कांस्टेंट है बोलो, C। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें भी पानी आए जा रहा है, पोटेंशियल बढ़े जा रहा है। जितना पानी आ रहा है उतना पोटेंशियल बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज फिक्स है, वो उसका कैपेसिटेंस है 5। कितना बोलो, 5। 5 का मतलब है कि 5 लीटर पानी आते ही अपना 1 वोल्ट रेस करेगा। फिर 5 आते ही फिर 1 वोल्ट, फिर 5 आते ही फिर 1 वोल्ट। बस वो चार्ज की तरीके से समझते हैं कि 5 कूलम का चार्ज आते ही 1 वोल्ट रेस करेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो चार्ज आएगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन कैपेसिटेंस फिक्स रहता है भैया कि 5 से ही वो अपना 1 वोल्ट रेस कर रहा है। ये 10 के आने से अपना 1 वोल्ट रेस कर रहा है। तो जितना मर्जी पानी डालते रहो, हर बार 10 लीटर पानी आते ही 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, और हाइट ऊपर हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने बोलता हाइट को पोटेंशियल से रिलेट करिए, तो हर बार 10 लीटर आते ही 1 वोल्ट रेस कर जाएगा इसका पोटेंशियल। लेकिन मैं बोल सकता हूँ चार्ज आया, पोटेंशियल बढ़ा, बट एक चीज कांस्टेंट है, बोलो क्या, कैपेसिटेंस। और क्या होता है कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस मींस द
amount of charge required to raise the potential of the conductor by 1 volt। 1 वोल्ट रेज करने के लिए किसी चीज का 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जितना चार्ज लगता है वो क्या होता है उसका कैपेसिटेंस। समझ आया कि नहीं है? और लॉजिकली समझ लीजिए कि जिसका कैपेसिटेंस 1 5 10 है ना, 10 वाले की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। जिसको कम समझ में आया बस इतना समझ लीजिए 1 5 10 में से अगर एक का कैपेसिटेंस 1 है, एक का 5, एक का 10 है, तो हम बोलेंगे 10 वाले की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है और 1 वाले की कैपेसिटी सबसे कम है। इसी समझ लीजिए। हालांकि समझा मैंने पूरा दिया है, बाकी अब तुम्हारी उनकी भी समझ है, तुम कितना समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट, अब मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर। अच्छा मुझे बताओ भाई, एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, ध्यान देना भाई, इसके ऊपर Q चार्ज है, इसका रेडियस R है, मुझे बताना है इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अक्षत इधर कैपेसिटेंस कैसे पता लगा रहे हो? सर अगर मैं आपको ये बोलूं कि किसी ने 50 कूलम के चार्ज से, सुनिएगा भाई, किसी ने 50 कूलम के चार्ज से अपना 10 वोल्ट रेज कर लिया, 10 वोल्ट क्या कर लिया, बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना है? 5, क्योंकि 50 कूलम देने से अगर 10 वोल्ट रेज कर गया तो 1 वोल्ट रेज कितने से हो रहा है? 5 कूलम। तो इसका 5 बोलो क्या है? कैपेसिटेंस है। 5 बोलो क्या है? तो कैपेसिटेंस निकालते कैसे बताओ? ये चार्ज है और ये बोलो क्या है? पोटेंशियल। तो Q by V करते हो तभी तो बोलो क्या आता है? अरे यही तो मैंने फॉर्मूला सिखाया है पीछे, C इक्वल्स टू Q by V। तो पढ़ लो कि Q डायरेक्टली टू बोलो क्या है? V, और कांस्टेंट बोलो क्या आएगा? C। तो C इक्वल टू क्या होता है? Q by V। तो मुझे तुम बस एक बात बताओ, अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर चार्ज है Q और उसका रेडियस है कैपिटल R, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? तो आप बोलेंगे इसका कैपेसिटेंस होगा जितना इसके ऊपर चार्ज है Q और जितना इसके ऊपर पोटेंशियल है V। अरे भाई सिंपल सी बात है, हाउ डू यू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस? आप बोलोगे कितना चार्ज है वो बताओ, कितना पोटेंशियल रेज हो गया वो बताओ, Q by V कर देंगे, बोलो क्या आ जाएगा कैपेसिटेंस? 50 बाई में 10 करके ही तो तुम सबने अभी मेरे को 5 बताया, 5 कूलम पर वोल्ट, यही तो कैपेसिटेंस होता है। अरे ऐसे तो कर रहे हो। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओगे अगर किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर Q चार्ज है तो उसके ऊपर पोटेंशियल कितना है? लास्ट क्लास सिखाया है, एक स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है। अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर का सारा चार्ज आप कहां पर रिज्यूम करते हो? सेंटर पे। बिहेव तो ऐसे ही करते हैं जैसे सेंटर पे, तो R दूरी पर वो कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by तो भूल गए K Q by R ना, यही तो बताया था। देखिए जरा एक स्फेरिकल कंडक्टर अपने सरफेस पर कितना पोटेंशियल करता है? K Q by में क्या R। मैं वही बातें कह रहा हूँ बच्चों, अगर नहीं पढ़ रहे हो ना पिछला तो कैसे अगला समझ में आएगा? मुश्किल हो जाएगा धीरे धीरे फिजिक्स आपके लिए, इसीलिए साथ के साथ चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। मुश्किल आप ही बनाओगे, ध्यान रखना, आप ही चीजों को मुश्किल करोगे कि सर अब मुश्किल लगने लग रही है। स्टार्टिंग में आप कूलम्स लॉ करा रहे थे, बड़ा बढ़िया लग रहा था, बड़ा बढ़िया इसलिए लग रहा था कूलम्स लॉ से पहले कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। कूलम्स लॉ इनिशिएट हुआ था वहां से, तो वहां से तुम्हें समझ में आने लग गया, पहली चीज थी। अब धीरे धीरे कूलम्स लॉ से रिलेट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट हो गया फ्लक्स बना, उसके बाद पोटेंशियल बना, तो आपने बीच में पढ़ना छोड़ दिया, जिसके कारण अब अगली चीज आपको क्या लगने लग जाएगी? मुश्किल लगने लग जाएगी। इसीलिए बोलता हूँ कॉन्टिन्यूएशन में चीजें रखिए, ये कुछ भी टॉपिक नहीं है। अब आप मुझे बताओ जरा सब बच्चे जिन बच्चों को समझ में आता है पोटेंशियल कितना होगा इसकी सरफेस पे, बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R। बताओ Q से Q कैपेसिटेंस कितना आ गया? इसका मतलब एक स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। सही है। इसका मतलब कि उसका कैपेसिटेंस डायरेक्टली किस पे निर्भर करता है? रेडियस पे। मतलब जितना बड़ा उसका रेडियस होगा उसकी कैपेसिटेंस उतनी ही बोलो क्या होगी? बड़ी। छोटा सा स्फीयर है, छोटी कैपेसिटेंस होगी, और बड़ा स्फीयर है तो बड़ी कैपेसिटेंस होगी। कल भी मैंने लास्ट क्लास में ये बात बताई थी कि छोटा रेडियस होता है तो जल्दी जल्दी उसका पोटेंशियल रेज कर जाता है, और बड़ा स्फीयर होता है तो पोटेंशियल ज्यादा उसमें रेज करता है, ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा चार्ज देने के बाद रेज करता है। नहीं आ रहा है यार कुछ भी? तो किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालो, कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। अच्छा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? सर नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगी? 1/9 × 10 की पावर 9। उल्टा हो जाएगा। और R बोलो क्या है उसका? रेडियस। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है। सो गाइस हम ये बोल सकते हैं a larger sphere has larger capacitance and vice versa समझते हैं ना? स्मॉलर स्फीयर का स्मॉलर कैपेसिटेंस होगा। ठीक है। सो गाइस एक छोटी सी चीज है मेरे को आपसे पूछनी है, ये समझ में आ गया सब बच्चों को?
आप सबको कैलकुलेट करना है कि बताइए अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा। अगर मैं अर्थ के ऊपर चार्ज को स्टोर करूं, अर्थ के ऊपर चार्ज को, सुनना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अर्थ के ऊपर चार्ज को स्टोर करो तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। कैपेसिटेंस मतलब कितने चार्ज से उसका कितना रेज कर जाएगा, 1 वोल्ट। कितना रेज कर जाएगा, चलो कोई नहीं, करके दिखाओ। कैलकुलेट द capacitance of earth if it assumed to be perfectly sphere। करना 6400 किलोमीटर इसका रेडियस होता है अर्थ का, उसको स्फीयर मान लीजिए। 7.1 × 10⁻⁻⁷। चलो देखते हैं, ऐसे ही आने वाला है। 6400 किलोमीटर है, मुझे बताना कैपेसिटेंस कितना आएगा। मीटर में नहीं, ऐसे ही तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी। अरे बच्चों 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, तो 4πε0 की सिक्योरिटी हो जाएगी। आर क्या होएगा, 6400 किलोमीटर, यानी 6400 इंटू में 1000 हो। अरे यार 6.4 × 10⁻⁶ जो तुम लिखना चाहते हो लिख लो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करने में कितना आ रहा है, 5 जीरो ये 4 ये यहाँ से कटेंगे, 64/9 इंटू में 10⁻⁻⁵ ठीक है, सॉरी 4 आएगा -4। अच्छा बताना जरा कितना बना इसको करने पे, 7.11 इंटू 10⁻⁻⁴ फैरेड। ऐसे यूनिट क्या होती है, देखिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्लास पीछे अक्षर ध्यान दियो, बड़ा ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है। 7.11 इंटू 10⁻⁻⁴ फैरेड आया आपका कैपेसिटेंस। यहाँ पे ध्यान दो, अरे इधर। अब मुझे बताना जरा, अगर ये पॉइंट आगे जाएगा, अगर ये पॉइंट आगे जाएगा, मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूं तो ये पॉइंट आगे जाएगा तो पावर पीछे आएगी। मुझे बताना कितना हो जाएगा, 711 गुना में 10⁻⁻⁶ फैरेड लिख सकता हूं। अच्छा कि 10⁻⁻⁶ को मैं माइक्रो लिख दूं, तो मुझे बताना जरा इसका कैपेसिटेंस कितना आ गया। इसका कैपेसिटेंस आ गया 711 माइक्रो फैरेड। अब इसको बात को समझने की कोशिश करो, जैसे कि तुम मुझे बताओ कि मैं बोलूं कि किसी का कैपेसिटेंस 5 फैरेड का है। इसका क्या मतलब है कि 5 कूलम के चार्ज से उसका कितना वोल्ट रेज करता है, 1 वोल्ट रेज करता है। अब 711 माइक्रो फैरेड है, इसका क्या मतलब है कि 711 माइक्रो कूलम चार्ज ही दे दो, उसका 1 वोल्ट क्या कर जाएगा, रेज। चलो बात क्या है ना, मेरी बात सुनो ना, अभी आपको लगेगा सर बात थोड़ी समझ में नहीं है। सुनो इधर भाई प्राची, अर्थ अपने आप में बहुत बड़ा स्फीयर है। हमारे आसपास जो भी हम स्फीयर यूज करेंगे वो कंपैरेटिवली बहुत छोटे होंगे। तो मुझे तुम बताओ कि अगर अर्थ जैसी बड़ी बॉडी का कैपेसिटेंस 711, और भैया ये 711 फैरेड नहीं है, ये 711 माइक्रो फैरेड है। मतलब कि एग्जैक्टली ये नंबर है 711 गुना में 10 की पावर, मतलब ये नंबर है 0.00711 फैरेड। अब तुम सोचो अर्थ जैसी इतनी बड़ी बॉडी का जो है ना कैपेसिटेंस सिर्फ इतने फैरेड है, मतलब 1 फैरेड भी नहीं है। कितने फैरेड भी नहीं है बोलो। तो सोचिए कि आप जो अपने आसपास छोटे मोटे स्फीयर यूज करेंगे, क्या उनका कैपेसिटेंस फैरेड में जाएगा, नहीं जाएगा। वो किसमें आएगा, अगर इसका माइक्रो फैरेड में आ रहा तो उसका किसमें आएगा, नैनो फैरेड में या पिको फैरेड में। पिको फैरेड होता है 10⁻⁻², 10 की पावर, मतलब कि मैं आपको कह रहा हूं इतनी बड़ी बॉडी का अगर कैपेसिटेंस 711 माइक्रो फैरेड है, तो सोचिए आपके आसपास जो छोटी मोटी बॉडीज आप यूज करेंगे कैपेसिटर के तौर पे, उनका तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा, बिकॉज कैपेसिटेंस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो हमारे पास जो स्फीयर होगा उसका तो रेडियस बहुत ही छोटा है,
तो वो रेडियस बहुत ही छोटा है, तो हमारे जो कैपेसिटर्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत छोटे। तो आप ये पाएंगे कि जो प्रैक्टिकली कैपेसिटर्स को जब हम सॉल्व करते हैं, यूज करते हैं, तो कैपेसिटेंस को पिकोफैरड्स में बताया जाता है। किसमें बताया जाता है बोलो, पिकोफैरड्स में। कारण समझ में आ रहा है, पिको मतलब 10 की पावर -12, 10 की पावर, तो हम बोलेंगे मतलब फैरड ना, इसका मतलब बहुत बड़ी यूनिट है। अर्थ जैसी चीज भी ना सिर्फ 711 माइक्रोफैरड बना पा रही है, या बोलो कि अर्थ जैसी चीज भी ना 1 फैरड भी पूरा नहीं कर पा रही है। समझ रहे हैं बात को? तो छोटे मोटे स्पेयर तो फैरड भूल ही जाओ, वो किसमें होते हैं बोलो, पिको फैरड्स में। तो किसमें होते हैं बोलो? तो हम बोलते हैं कि इन जनरल हम बोलेंगे इट मींस 1 फैरड इज अ वेरी बिग यूनिट। That's why in general picofarad is used अरे वैसे ही बात वैसे आपकी जनरल नॉलेज के लिए है कि क्यों हमारे को ज्यादातर कैपेसिटेंस ना पिकोफैरड से मिलते हैं। कारण बड़ा साफ है सर, क्योंकि फैरड अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है कि अर्थ जैसी इतनी बड़े स्फीयर का भी जो कैपेसिटेंस है वो 0.0000711 आ रहा है। तो समझ लीजिए कि हमारे आसपास जो बॉडीज होंगी उनका तो बहुत ही कम 0.00000 ऐसे करके कुछ ना कुछ आएगा, मतलब पिकोफैरड में आएगा। इसमें आएगा बोलो पिकोफैरड, मतलब 10 की पावर -12। वो हमें ऐसे बोलेंगे इसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 5 पिकोफैरड। 5 पिकोफैरड का मतलब क्या हो गया, 5 गुना में 10 की पावर -12, मतलब 0.0000000 ऐसे लगा के इतने फैरड का होगा। नहीं आया वर्षा समझ में? नहीं आया? मैं ये कह रहा हूँ कि अर्थ जैसी बड़ी बॉडी का कितना फैरड कैपेसिटेंस आया, 0.00711। तो सोचिए बाकी जो हमारे आसपास जो हम कंडक्टर लेंगे वो तो बहुत ही छोटे होंगे। अब बहुत ही छोटे होंगे तो अगर रेडियस छोटा होगा तो कैपेसिटेंस और कम आएगा। तो अगर इसका इतना आ रहा है तो इनका तो और भी कम आएगा। मानते कि नहीं मानते? तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे आसपास जो कैपेसिटेंस होंगे उनके पिकोफैरड, उनके आएंगे कैपेसिटेंस 5 पिकोफैरड, 10 पिकोफैरड, 8 पिकोफैरड। पिकोफैरड का मतलब है 10 की पावर -12 फैरड ना। तो आप लोग इसको लिखोगे तो आएगा 0.0000000, 11 बार 0 आके फिर 5 पिको, मतलब 5 फैरड। नहीं है मेरी बात समझ में? मतलब बहुत छोटा, मतलब बहुत ही छोटी वैल्यूज आएगी फैरड्स के अंदर। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कैपेसिटेंस समझ में आना चाहिए। जिन बच्चों को ज्यादा दिक्कत लगे बस इतना समझ लीजिए कैपेसिटेंस का मतलब यहाँ पर कैपेसिटी ही है। एक्चुअल बात तो समझाई गई है, लेकिन अगर आपने ज्यादा उसको ध्यान से नहीं समझाए तो कैपेसिटेंस मतलब क्या है बोलो, कैपेसिटी है। और हर कंडक्टर की कैपेसिटी बोलो क्या होगी, अलग अलग। जिसका रेडियस बड़ा होगा उसकी कैपेसिटी बोलो क्या होगी, ज्यादा। कितनी होगी सर, 4πε0 × r से निकल जाएगी सर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट। अब आता है भैया इस चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन में डिस्कस करना है वो इसके ऊपर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको बोलते हैं बच्चों पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस टॉपिक है भैया, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या करते हैं, जितिका ध्यान दो, पीपीसी में क्या होगा, लाइव बंद कर दो। क्लास बोर्ड पे प्लीज। मान लीजिए इसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पता है कैसा होता है, इसके अंदर 2 प्लेट ऐसे लेते हैं। देखो हम एक प्लेट लेते हैं ऐसे, इसके ऊपर चार्ज डालते हैं, फिर दूसरी प्लेट इसके पैरेलल में लेते हैं। इस तरह का होता है, मतलब स्फेरिकल वगैरह कुछ नहीं होता। 2 प्लेट्स को ऐसे रखते हैं और एक कंडक्टर तैयार हो जाता है, मतलब जिसके अंदर हम चार्ज को स्टोर करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि कैसे स्टोर करते हैं, आइए मैं समझाता हूँ। सभी को ध्यान समझना है। इधर फ्रेंड्स, मान लीजिए कि तुम्हारे पास एक प्लेट है, इस प्लेट को तुम चार्ज कर रहे हो, मतलब तुम इसको चार्ज दे रहे हो। चार्ज दे रहे हो मतलब इसके ऊपर चार्ज आ रहा है प्लस 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 प्लस। अच्छा, फिर वही बात है, क्या तुम इसको इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हो? अनिकेत, क्या तुम इसको इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हो? नहीं सर। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि सर एक टाइम के बाद चार्ज क्या होने लग जाएगा, लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। वो कैसे होएगा वो मैंने लास्ट क्लास सिखाया भैया, जो बच्चे लास्ट क्लास आए वो जानते हैं कैसे होगा। लेकिन आप सभी समझ जाइए कि लीक होगा। जिन बच्चों को ज्यादा नहीं पता वो समझ लीजिए, जैसे किसी पानी की टंकी में पानी डालेंगे तो एक टाइम के बाद पानी बाहर आएगा, वैसे ही इसमें अगर चार्ज डालते जाएंगे तो मान लो 1000 कूलम तक चार्ज चला गया। उसके बाद अब चार्ज, इधर भाई दिवांशु, मैं चार्ज डालता गया और एक टाइम के बाद चार्ज क्या आने लग गया, बाहर आने लग गया। प्राची बात समझ आ रही है यहाँ तक? अब सुनिए मजे की चीज क्या, आपने इसको चार्ज किया, ढंग से सुनिए भाई क्लास प्लीज। आपने इसको चार्ज किया, लेकिन मैं कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ कि मान लो आपने इसको 1000 कूलम चार्ज दिया, कितने कूलम? इससे इसका कितना पोटेंशियल रेज हुआ?
ढंग से समझना भाई, बड़ी मजेदार चीज है। आपने 1000 कूलम चार्ज दिया, 100 वोल्ट रेज हुआ, और मैं आपसे कह रहा हूं कि 100 वोल्ट के बाद ये लीक होएगा। 100 वोल्ट के बाद क्या होएगा? मतलब अगर इसके बाद अब चार्ज आया तो चार्ज बाहर गिर जाएगा, लीक हो जाएगा। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही? 100 वोल्ट के बाद आप लोगों को, जो बच्चे लास्ट क्लास आए उनको पता है कि 100 वोल्ट के बाद लीकेज स्टार्ट हो जाती है। कुछ ऐसा ही मैंने बोला ना। अब देखिए कमाल की चीज क्या होती है, हम इस प्लेट के ना पैरेलल में एक और प्लेट ले आते हैं। इस प्लेट के जस्ट पैरेलल में क्या ले आते हैं? एक और प्लेट ले आते हैं। इससे क्या होगा जरा बताइए? कहते हैं जैसे ही हम किसी एक चार्ज प्लेट के पैरेलल में एक प्लेट लेके आते हैं, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब आप कहोगे सर इसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ जाएगी? यही समझना है पहले आपको। देखो हम डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं कि भाई 2 पैरेलल प्लेट लेते हैं और कैपेसिटर शुरू हो जाता है, मोक्ष यहाँ पर ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर कारण समझना पड़ेगा कि दूसरी प्लेट लाते ही क्यों है? एक प्लेट पे चार्ज स्टोर कर रहे हैं, दूसरी क्यों ला रहे हैं? तो हम कहते हैं कि जब हम एक प्लेट पे चार्ज स्टोर कर रहे होते हैं, मान लीजिए मैं इसको चार्ज दिए जा रहा हूँ 10 कूलम, 20 कूलम, 100 कूलम, 200 कूलम, 500, 800, 900 और 1000, और 1000 के बाद अब इसमें चार्ज स्टोर क्यों नहीं हो रहा बताओ? क्योंकि 1000 कूलम चार्ज आने के बाद ये 100 वोल्ट के पोटेंशियल पे आ गया। जैसे पानी की टंकी की हाइट 100 थी, उसके बाद अगर मैं चार्ज डालता तो वो बाहर फ्लो हो जाता है। अरे पानी की टंकी इमेजिन करो ना, 100 की हाइट के बाद तो पानी इसमें भी लीक होता है ना, वैसे ही कुछ इसमें भी हो रहा है। अब समझते हैं कि ऐसा क्या होगा कि जैसे मैं एक प्लेट इसके पैरेलल में ले आऊंगा, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसकी कैपेसिटी, आइए समझते हैं इसको। देखो यहाँ पर ध्यान दो, जैसे तुम ये न्यूट्रल प्लेट इसके सामने लेके आए, मुझे बताओ जरा इंडक्शन प्रोसेस से क्या होगा? क्योंकि इसके पास प्लस है, मुझे बताना जरा इसके माइनस यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। अरे बताओ जरा इसके माइनस यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, और इसी प्लेट के प्लस, अरे बताओ क्या इंडक्शन बढ़ा है ना? अगर ये प्लस वाली प्लेट है तो इस प्लेट के कुछ थिकनेस है, उस थिकनेस के माइनस इधर इकट्ठे हो जाएंगे और प्लस इधर इकट्ठे हो जाएंगे। और जरा मुझे बस तुम इतना सोच के बताना, मैं इसको मैथमेटिकली और लॉजिकली दोनों तरीके से बताऊंगा। और मैं साथ में क्या करता हूँ ना बच्चों, साथ में इसकी अर्थिंग कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? अगर मैं अर्थिंग करूंगा तो मुझे बताना जरा अर्थ से क्या निकल के आएंगे? इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। इस पॉजिटिव को बोलो क्या कर देंगे? खत्म। जैसे ही पॉजिटिव खत्म होएगा मुझे बताओ ये सिनेरियो कैसा दिखेगा? क्लास ध्यान से सुनना, एक एक बात समझ में आएगी अगर सुन लोगे तो। सुनोगे नहीं फिर कुछ नहीं होने वाला भाई। ये वाला प्लस है। बहुत कम बच्चों को पता होता है कि प्लेट लाते ही क्यों है बगल में, बस सबको पता होता है प्लेट होती है बगल में, लेकिन बहुत कम बच्चों को पता होता है कि बगल में प्लेट लाएगी। यहाँ माइनस हुआ, यहाँ पर हमने क्या कर दिया? अर्थिंग। अर्थिंग से पॉजिटिव साइड क्या होगी? न्यूट्रलाइज होगी। आप समझने की कोशिश करें हुआ क्या है। पहले लॉजिकली समझाता हूँ, लॉजिकली क्या चीज है, फिर मैथमेटिकली समझाऊंगा। बच्चों इस नेगेटिव साइड की वजह से ना, पहले ये पॉजिटिव जो चार्जेस थे प्लेट में पूरे में फैले हुए थे। ये प्लेट की कुछ थिकनेस है, ये प्लेट की कुछ थिकनेस है, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। और ये पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैले हुए, पूरे में, मतलब ये जो बीच में इसकी थिकनेस है ना, यहाँ पर पेपर है, इसके बीच में भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है, और पूरी टंकी भर चुकी है। अब जैसे ही कोई नया चार्ज आता है बाहर गिर जाता है, लीक हो जाता है। वो पता है आपको, पानी भी लीक होता है, होता है कि नहीं होता? कि 1000 कूलम इसमें डाल दिया चार्ज, 100 वोल्ट का पोटेंशियल हो गया, उसके बाद फर्दर कोई चार्ज डालता तो उसके बाद गिर जाता है। देखिए इस नेगेटिव प्लेट ने क्या करा, जैसे ये प्लेट मैंने बगल में लगाई, इंडक्शन हुआ, इंडक्शन से माइनस इधर, प्लस वाला अर्थ से न्यूट्रलाइज हो गया, माइनस वाला बचा। ये माइनस वाला इन प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? और अट्रैक्ट करने से, बस ऐसे लॉजिकली समझना, अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चार्जेस उस तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जैसे किसी चीज को ठूस ठूस के भर देना, किसी चीज को ठूस ठूस के भर देना। कहने का मतलब पहले पूरे में फैली हुई है, अभी मैंने यहाँ पर नेगेटिव प्लेट लगाई तो उसने प्लस वाला वैसे खींचना शुरू कर दिया, और खींचना शुरू कर दो प्लस वाले सारे इस तरह में इकट्ठे हो गए, और यहाँ कुछ जगह क्रिएट हो जाएगी। वही 1000 कूलम जो पहले पूरे 100 वोल्ट में फैले हुए थे, पूरे में फैले हुए थे, अब वो पूरे में, जैसे कि अभी आपने रूम ऑक्यूपाई कर लिया पूरा, हम बोलेंगे हमारा रूम ना बच्चों अब वो हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। अब मैं फर्दर कोई चार्ज यहाँ पर डालूंगा, बच्चा यहाँ पर डालूंगा तो कोई दूसरा बच्चा बाहर हो जाएगा, है ना? ऐसे समझते हैं बच्चों इस चीज को। तो हमारी हम फुल कैपेसिटी पे है, 1000 कूलम आपको चार्ज, आप सबको अपने को चार्ज समझे, 1000 कूलम चार्ज डाल दिया, 100 वोल्ट का पोटेंशियल रेज हो गया। लेकिन एक तरीके से अभी भी इसमें स्पेस बन सकता है कि आप सबको ऐसे इधर की तरफ कर दिया जाए सारे को सारों, तो बोलो यहाँ पर जगह बन जाएगी नहीं बन जाएगी? समझो मेरी बात को, एग्जांपल के तौर पर समझ लें, ठूस दिया जाए बिल्कुल ऐसे क्लोज कर दिया जाए तो जगह बन जाएगी नहीं बन जाएगी? तो यहाँ पर यही होता है कि जब नेगेटिव प्लेट आती है तो वो इन पॉजिटिव चार्जेस को ऐसे ठूस देती है। कहने का मतलब कि जो पूरा का पूरा पानी, जो पूरा का पूरा 1000 लीटर पानी या 1000 कूलम, ऐसे एनालॉजी लगाइएगा भाई, 1000 कूलम पानी पहले कितनी हाइट में था? 100 मीटर हाइट में था, और टंकी अब लीक हो चुकी है भैया। जैसे ही ये आएगा, अब यही 1000 ठूस दिया जाएगा, यही 1000 लीटर, यही 1000 कूलम ठूस दिया जाएगा। बोलो कितने में? 80 मीटर की हाइट में। कितने मीटर की हाइट में?
अब 20 मीटर हमारे पास और बच जाएगी जिसमें हम चार्ज को और डाल सकते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करें हुआ क्या है। मैथमेटिकली भी बताऊंगा बट पहले लॉजिकली समझ रही है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वाटर इज नॉट कंप्रेसिबल, हमने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है। भैया यहाँ पर एनालॉजी लगानी है बस, बिल्कुल भी केमिस्ट्री में घुसना नहीं है। कि मान लीजिए पहले वही 1000 लीटर पानी 100 मीटर की हाइट में था, किसी तरीके से उसको ठूस दिया, दबा दिया और अब वही 1000 कितने में बोलो 80 में है, तो जगह बच जाएगी नहीं बच जाएगी। लेकिन कैसे ठूसा भैया, पहले पूरी प्लस पे भैया इतना चार्ज कर दिया कि वो निकल रहा है बाहर, अब वो निकल रहा है सर, लीक हो रहा है। 1000 कूलम चार्ज कर दिया, 100 वोल्ट का पोटेंशियल, अब लीक हो रहा है। लेकिन जैसे ही न्यूट्रल प्लेट लूंगा, न्यूट्रल प्लेट में क्या होगा, इंडक्शन होगा, माइनस इधर आएंगे प्लस, और प्लस वालों को मैंने अर्थ से बोलो क्या कर दी, न्यूट्रलाइज। को सोची कि मैंने अर्थिंग क्यों करी, सोचो दिमाग लगाओ, अरे क्यों करी मैंने अर्थिंग, क्योंकि सर अगर ये माइनस वाले उनको ठूसना चाहेंगे अंदर की तरफ, ऐसे ठूसना चाहेंगे ताकि और चार्जेस के लिए जगह बन जाए, तो सर ये प्लस वाले रिपेल करते हैं उसको, प्लस वाले क्या करते हैं। लेकिन अगर मैं प्लस वालों को यहाँ से भगाई दूं, अर्थिंग करके क्या कर दूं, भगाई दूं, तो फिर ये प्लस वाले जो है सिर्फ और सिर्फ माइनस की वजह से बोलो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, किसी भी प्लस की वजह से रिपेल। तो यहाँ से माइनस बचता है जो कि इन प्लस को अपनी तरफ खींचता है और इस प्लेट में जगह बनाता है। इस प्लेट में समझ नहीं आया, चार्ज इसी पे स्टोर कर रहे हैं बट ये हमारी क्या मदद कर रहा है, ये वाली प्लेट इस वाली प्लेट की कैपेसिटी को बढ़ा रही है, उस चार्ज को ठूस ठूस के बढ़ा रही है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आया समझ में। अच्छा इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट समझो, मैथमेटिकल एस्पेक्ट समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मैथमेटिकल एस्पेक्ट समझ लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा ये सारी बात बताई गया। मुझे तुम सब बच्चे बताओ, पहले इसका कितना चार्ज था भाई, इधर स्वयं 1000 कूलम चार्ज था, 100 वोल्ट का पोटेंशियल था। जैसे ही तुम इस प्लेट को बगल में लेके आए, मुझे बताओ चार्ज तो अभी भी इस पे 1000 ही रहेगा, चार्ज थोड़ा ना बदल जाएगा, चार्ज थोड़ा ना बदल जाएगा। इधर भी तान्या भाई पहले 1000 कूलम चार्ज डाला था, कितने पोटेंशियल था बोलो 100 के बाद आपको पता लीक होना होता है। मैं कह रहा हूं कि इसके आने की वजह से उसने इसी 1000 कूलम को ठूस दिया है उसमें लॉस में, तो मतलब कि इसका पोटेंशियल अब कितना कर दिया बोलो, 80 कर दिया। कितना कर दिया बोलो, समझो मेरी बात को, इसने उसी 1000 को अब 80 के उसमें ठूस दिया, 80 पोटेंशियल में, तो 20 पोटेंशियल हमारे पास और बच गया है अभी भी चार्ज को भरने के लिए। समझ में आ रहा है नहीं यार। लेकिन आपको ये हुआ कैसे यार, तुम एक बात बताओ, यहां पर इसका पोटेंशियल ऑलरेडी कितना था, बचा था ना 100 था, ये माइनस का है, कोई भी माइनस चार्ज अपने से कुछ दूरी पर कैसा पोटेंशियल बनाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल। कैसा बनाएगा, अरे यार ये अपना प्लस का बना रहे हैं, आपको पता है कोई भी कंडक्टर अपने सरफेस पे कुछ पोटेंशियल बनाता है, तो इसने भी अपने सरफेस पे कुछ पोटेंशियल बना रखा है, तो ये कंडक्टर अपने से कुछ दूरी पे पोटेंशियल बनाएगा नहीं बनाएगा, और नेगेटिव चार्ज कैसा पोटेंशियल बनाएगा, नेगेटिव। तो मुझे बनाना चला वो यहाँ पर कितना पोटेंशियल बनाया उसने, सेकंड वाली प्लेट नहीं फर्स्ट प्लेट है, और ये बोलो क्या है, तो फर्स्ट प्लेट का 100 का पोटेंशियल है, सेकंड प्लेट का -20 का पोटेंशियल है। कितने का बोला, इसी जगह पर -20 है, उधर तो हो सकता है 200 -100, लेकिन इधर बोलो दूर आने पे कितना हो गया -20। तो मुझे बताना नेट पोटेंशियल कितना बना, 80 का बना कि नहीं बना। कहने का मतलब उसने इसी 100 कूलम, इसी 1000 कूलम के चार्ज को जो पहले 100 वोल्ट के पोटेंशियल में 100 मीटर की हाइट पे था, अब उसको कितने में कर दिया, 80 में कर दिया। कितने में कर दिया, अरे नहीं आया, अनिकेत नहीं आया समझ में, कैसे करा वो समझ में आया, क्योंकि बच्चे कहते सर वो 100 से 80 कैसे हो गया। सर मैथमेटिकली भी समझा रहा हूं मैं आपको 100 से 80 कैसे हो गया, क्योंकि 100 तो उसका खुद का था, इसकी वजह से वहां पर कुछ नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हुआ। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, कुछ प्लस और कुछ माइनस जुड़ेगा तो नेट से कुछ ना कुछ बनेगा। तो वही अब 1000 कूलम कितने में है बोलो, 80 में। अब मेरे पास और 20 वोल्ट ऐसी जगह बच गई है जिसके अंदर मैं चार्ज को स्टोर कर सकता हूं। अब जिन बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड करी उनको पता है कि मैं बार बार क्या बोल रहा हूं कि 100 पे लीकेज होती है, 100 वोल्ट होने पे लीकेज होती है, तो ये तो लीक होना स्टार्ट हो गया था, बट अब ये लीक नहीं होगा, अब इसमें और चार्ज लग जाएगा। तो भैया एक बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन पूछा सीबीएसई ने पेपर के अंदर। क्या स्पेशल क्वेश्चन पूछा कि व्हेन वी ब्रिंग अ न्यूट्रल प्लेट इन फ्रंट ऑफ अ चार्ज प्लेट, व्हेन वी ब्रिंग अ न्यूट्रल प्लेट इन फ्रंट ऑफ अ charge plate, what will be the effect on the charge, on the potential, on the capacitance of this charge plate? क्वेश्चन समझे मैंने क्या बोला, दोबारा सुन लीजिए। what will happen to the charge stored potential and capacitance of a charged plate if we bring a neutral plate parallel to this charged plate। चलो बता दो जल्दी से सभी बच्चे, हाँ भाई बोलो, एक बार बता दो भाई, बोलना। अगर मैं इस प्लेट के पैरेलल में एक न्यूट्रल प्लेट ले आया, व्हाट विल हैपन टू द चार्ज ऑफ दिस प्लेट, व्हाट विल हैपन टू द पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट।
व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटेंस ऑफ दिस प्लेट? क्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 1000 था, 1000 ही रहेगा सर। आप ले न्यूट्रल प्लेट, 1000 कूलम चार्ज था, 1000 ही इस पे है, चार्ज नहीं बढ़ेगा, चार्ज तो उतना ही रहेगा सर। हाँ कैपेसिटी जरूर बढ़ेगी इसमें। बोलो मानते कि नहीं मानते? तो आप बोलेंगे क्यू रिमेन सेम। जिसको समझ में आ जाएगा उसको बात बन जाएगी। उसके आने की वजह से इसका पोटेंशियल बोलो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब वही 1000 कूलम जो पहले 100 पे था, वही 1000 कूलम कितने में जुड़ जाएगा? 80 में चला जाएगा। अरे ठूस दिया उसको, समझ रहे हैं बात को? जगह की रीड होगी और अरे नहीं आया समझ। तो आप बोलेंगे सर बी बोलो क्या होगा? बी डिक्रीज करेगा। क्या करेगा बोलो? बी डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। और भैया सी इज इक्वल्स टू क्या होता है? अरे सी इज इक्वल्स टू क्या होता है? और Q बोलो क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई असर नहीं पड़ रहा। और V घट रहा है तो कैपेसिटी, अगर किसी चीज का चार्ज 1000 कूलम का पहले 100 में था, वही 1000 कूलम अगर 80 में चला गया है तो V अगर घट गया है तो C बोलो क्या होगा? बढ़ गया। C इज इक्वल टू Q बाय V होता है। अरे समझ नहीं आया? V घट गया तो C बढ़ गया, कैपेसिटी बढ़ गई है। कैपेसिटेंस बोलो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ये है उसके पास 1 मार्क के कुछ क्वेश्चंस बनाने वाले, जहां से वो आपको बोलता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पीपीसी के अंदर अगर मैं एक चार्ज प्लेट के सामने एक अनचार्ज न्यूट्रल प्लेट लेके आ जाता हूं तो बताइए इस चार्ज प्लेट के चार्ज पे क्या असर पड़ता है, कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ता है, पोटेंशियल पे क्या असर पड़ता है। तो आप कहेंगे चार्ज तो उतना ही रहेगा, बस वो चार्ज अब कम उसमें आ जाएगा, ठूस दिया जाएगा, मतलब पोटेंशियल बोलो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पोटेंशियल बोलो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल घट जाएगा और कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अरे समझ आया कि नहीं? उसको पानी वाले एग्जांपल से रिलेट कर लो, मैं कह रहा हूं सारा समझ में आ जाएगा। अभी भी नहीं आया समझ? V2 माइनस क्यू है, ठीक है सॉरी। देखो ये नेगेटिव चार्ज है, अगर आप याद करो कि पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैंने बोला था जब भी स्केलर क्वांटिटी होगी तो माइनस क्यू चार्ज का r दूरी पर पोटेंशियल क्या होगा? k माइनस क्यू बाई में क्या? नेगेटिव का नेगेटिव पोटेंशियल होगा और पॉजिटिव का पॉजिटिव। तो इस नेगेटिव का कुछ दूरी पर जो पोटेंशियल है वो कैसा है? नेगेटिव पोटेंशियल। समझ में आया कि नहीं आया? उसका खुद का पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, नेट शेल क्या हो गया? पॉजिटिव रहा 80, कम कर दिया मतलब इसने वहां पर पोटेंशियल। तो भैया मैंने आपको दो तरीके से बात बोली है, बोलो लॉजिकली भी और मैथमेटिकली भी। लॉजिकली क्या है? फाइनल कर रहा हूं बच्चों, इसको खत्म करूंगा मैं। फाइनल क्या है बच्चों? इसके ऊपर चार्ज स्टोर करा, 1000 कूलम चार्ज स्टोर करा, 100 वोल्ट का इससे पोटेंशियल क्रिएट हुआ, मुझे पता है इसके बाद लीकेज हो रही है। लेकिन पैरेलल प्लेट लेने से क्या फायदा हुआ? जैसे ही मैं पैरेलल प्लेट लेके आया उसमें इंडक्शन हुआ, माइनस इधर इकट्ठा हुआ, प्लस उधर इकट्ठा हुआ, प्लस को भी मैंने खत्म कर दिया। आप सोचिए प्लस को क्यों खत्म कर रहा हूं बार-बार थिंक करके? क्योंकि जब ये प्लस को अंदर की तो ठूसना होगा ना, ताकि जगह बन जाए यहां पर। किसी भी प्लेट के अंदर कुछ तो जगह है ना, वो पहले पूरे में भर गया चार्ज, अब मैं चाह रहा हूं कि प्लस वाला चार्ज थोड़ा ठूस जाए उसके अंदर ताकि और जगह बन जाए। तो उसके लिए मैंने क्या कहा, बगल में एक न्यूट्रल प्लेट ली और मैंने कहा इसका प्लस भी उड़ा दो, ताकि ये प्लस वाले जब उधर की तरफ जाने लगे, ठुसने लगे तो ये रिपेल ना करे। तो प्लस वाला अर्थिंग से खत्म कर दिया, बस क्या बच गया इसके ऊपर? माइनस। अब माइनस वाला इसको पूरी ताकत से खींच रहा है और प्लस वाला क्या हो रहा है? ऐसे ठुस रहा है। तो यहाँ पर 1000 कूलम है तो वो 1000 ही रहेंगे, बट वो 1000 पहले पूरी प्लेट में फैले हुए थे, अब वो 1000 थोड़े वॉल्यूम में फैलेंगे। बोला है कि नहीं? क्योंकि वैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो वही 1000 कूलम जो पहले 100 मीटर की पोटेंशियल क्रिएट कर रहे थे, वही 1000 अब कितने की करेंगे? 80 की। मतलब हमारे पास टंकी में जगह बच जाएगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि चार्ज रिमेन सेम, चार्ज रिमेन 1000, बट पोटेंशियल पहले 100 था और बाद में कितना हो गया बोलो? 80। पहले नेट पोटेंशियल 100 था, अब बाद में कितना हो गया? 80। ये मैं कहना चाह रहा हूं। पोटेंशियल घट गया तो ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटेंस क्या हो गया? बढ़ गया। पहले 1000 कूलम था हमारा 100 में, तो आप कैपेसिटेंस निकाल के भी देख लो, इसका कैपेसिटेंस आएगा 10 यूनिट का। अरे 10 से रेज कर रहा है 1 वोल्ट, इसका कैपेसिटेंस निकाल के देख लो, 1000 बाय 80 करके देख लो कितना आएगा? 12 आएगा आई थिंक। नहीं 12 तो नहीं आएगा, 8 से घटता ही नहीं है, 12.5 आएगा। 12 पॉइंट, तो कैपेसिटेंस 12.5 हो गया। इसका बोलो कितना है? 10। अरे 10 से 1 रेज कर रहा है, इसके अंदर 12.5 से 1 यूनिट रेज कर रहा है। अगर 1000 कूलम 80 में कवर हो गया तो क्लियर हुआ है नहीं? उतना सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे यही बात समझ में आ जाए तो काफी क्लियर हुआ या नहीं? सो क्यों इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, पहली बात समझ में आ गई। ठीक है, और एक बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन है नीचे देखिए। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ठीक है, गेट खोल लो पीछे से लगता है, गेट खोल लो, खोल लो मेरे तरफ से। अबे नहीं, सफोकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो टॉपिक कैसा आती है, ऐसा हो जाना चाहिए।
चलिए सभी बच्चे भाई पीछे। दिव्यम समझ में आ गया? दिख रहा है वहां से? चलो भाई क्लास, अब इसका क्या निकालेंगे? जैसे मुझे बताओ स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? स्फेरिकल कैपेसिटर का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसका भी कैपेसिटेंस हम ऐसे निकालेंगे, कितना आएगा बच्चों? एक बार देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये सिर्फ मैं एक बात और बता दूं, ये सिर्फ उसी को समझ में आएगा जिस बच्चे को ना अब तक जितना पढ़ा है ना सारा बताओ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैं रिलेट करवाऊंगा, बहुत सारी चीजों को जोड़ूंगा फॉर्मूले के अंदर। तो तुम्हें अगर पिछला नहीं आता तो फिर क्या करना है? रिजल्ट समझना है, फिर रिजल्ट जरूर समझना है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक प्लेट है भाई बच्चों, अब ये प्लेट है और सामने भी एक प्लेट है। आप जानते हो 2 प्लेट क्यों है? अच्छा चार्ज किस पे स्टोर हो रहा है? चार्ज किस पे स्टोर हो रहा है? पहले वाली में, उस पे नहीं होता, जो अर्थिंग होती है उसमें चार्ज स्टोर नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मदद कर रही है इसके ऊपर कैपेसिटी बढ़ाने में, इसके ऊपर कैपेसिटी बढ़ाने में, उसके चार्ज को ऐसे ठूस रही है। चलिए भाई बच्चों बातें नहीं, अगर इसके ऊपर बच्चों प्लस चार्ज आया है, फिर वही बात, इसके ऊपर अगर प्लस चार्ज आया है तो यहां पर कैसा चार्ज होगा? और अब कुछ बातें सुन लीजिए भैया, एक प्लेट जो होती है ना, एक प्लेट जो होती है उसका कुछ एरिया होगा पक्का, ऐसे क्या होगा? कुछ ना कुछ एरिया। बड़ी जरूरी चीज है, मैं आपको बोल रहा हूँ एग्जाम में कैपेसिटेंस से यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ड्राइव नहीं बोल रहा कि ड्राइव से क्वेश्चन बनते हैं, ड्राइव तो इन्होंने दी ही नहीं है इस बार, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ड्राइव अब उतना इंपॉर्टेंट रहे ही नहीं है हमारे सिलेबस के लिए। बस आप लोगों को रिजल्ट बताओ कि रिजल्ट क्या है और उसका काम क्या करना है। ड्राइव तो बच्चे रटी लेते हैं, उनको पता लग गया। तो मेरी बात समझिए, इस प्लेट का कितना एरिया है? ए। इस प्लेट का एरिया ए है। इन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी है बोलो? ए। अच्छा क्या आपको लगता है वैसे ख्वाहिश कि इस प्लेट की कैपेसिटी इस दूरी पर डिपेंड करती है? वैसे लगता है आपको? नहीं करेगी ना? क्यों नहीं करेगी लक्ष्मी? ध्यान दो, अगर मैं जितना नजदीक से ले जाऊंगा, जितना मैं नजदीक से ले जाऊंगा, सोचो ना रवीश, जितना मैं इस प्लेट को नजदीक लेके जाऊंगा उतनी ज्यादा ताकत से वो उसको प्लस चार्ज को ठूस देगा अंदर, मतलब उतना ही पोटेंशियल उसका बोलो क्या कर देगा? कम कर देगा। क्या कर देगा? ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा सा मतलब इतना मैथमेटिक्स सोचने लग जाओ। अगर वो नजदीक आएगा तो ये नेगेटिव वाली पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मतलब ये -20 की जगह हो सकता है -50 ही बन जाए, तो नेट चार्ज 50 ही बचेगा बस। मतलब बोलेंगे कि 1000 कूलम को सिर्फ 50 वोल्ट में क्या कर देगा? स्टोर कर देगा। नहीं समझे मेरी बात को? छोड़ो, अभी आने दो टॉपिक तब समझेंगे। मान लीजिए प्लेट का एरिया बोलो कितना है बच्चों? ए, और सेपरेशन बोलो कितना है बच्चों इनकी प्लेट्स के बीच में? डी, और इसके ऊपर कुछ भी क्यू चार्ज स्टोर है। चलो मान लेते हैं कुछ भी क्यू चार्ज स्टोर है, तो ध्यान दीजिएगा बस सब बच्चे। अच्छा बीच में क्या बन रही होगी बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे कैसे सर? अरे बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं इसके ड्राइव को कैसे चलाया जाएगा। सो गाइस प्लीज अच्छे से सुनना तभी समझ में आएगा। तो मैं बोलूंगा कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी कितना होगा? जितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन प्लेट डिवाइड बाय बोलो क्या आएगा? अरे C इक्वल्स टू क्या होगा? Q बाय V। हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, या सीधा बोल दो कि C इक्वल्स टू क्या होगा? Q बाय V। सारी बातें छोड़ो, C इक्वल टू क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा भाई, C इक्वल्स टू Q बाय V। अब मुझे तुम सब बच्चे बताओ, इधर भाई दीपांशु ध्यान दिया ऐसे सुन रहेगा। C इक्वल्स टू में Q बाय V, और आप लोग क्या जानते हैं कि आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है E इक्वल्स टू में dV बाय, क्या बोल सकते हो? E इक्वल्स टू में क्या? V बाय D। मतलब कि अगर दो मेरे पास पॉइंट्स हैं जिनका सेपरेशन बोलो कितना है? D दूरी से, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ ना कुछ बोलो क्या है? पोटेंशियल का डिफरेंस। तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी? V बाय D। अरे ये कब पढ़ा है? याद आ रहा है कुछ ऐसा? अरे dV बाय dr पढ़ा था। यही बातें मैं कह रहा हूँ कि भैया पिछला नहीं पढ़ रहे हो, कोई नहीं बता पाएगा आप लोगों को। तो मैंने बोला कि अगर मेरे दो पॉइंट्स के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? dV का, और कितने की सेपरेशन से है? dr, तो कितने की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? E की। तो मैंने कहा इधर वर्षा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? मान लो V का। पहले बताओ पोटेंशियल का डिफरेंस है। अरे है सर, एक एंड बहुत प्लस है, एक एंड क्या है? तो पोटेंशियल का डिफरेंस है। कितनी सेपरेशन है? D। तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रिलेशन क्या बनेगा? V बाय D। क्या बनेगा? समझे ही नहीं हो सर। आप लोगों ने E इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr पढ़ा था, माइनस नहीं ले रहा हूं मैं, मैथमेटिकली ले रहा हूं कि भैया अगर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में कुछ dr दूरी है और उनके बीच में कितने का पोटेंशियल का अंतर है? dV का। तो जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है,
अब ये याद तो करने पड़ेंगे भाई, अगर याद ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते भाई। 2 पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन dr है। अनिकेत, अगर कोई भी चार्ज होता है उससे कुछ दूरी पे पॉइंट होते हैं, तो अगर कोई 2 पॉइंट आगे पीछे हैं तो पक्का कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर अगर इनके बीच का सेपरेशन dr है और दोनों पॉइंट्स के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है dv, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कितनी होती है बोलो, dv बाय। तो क्या मैं ये गलत कह रहा हूँ कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच में d यूनिट्स की सेपरेशन और पोटेंशियल डिफरेंस v का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कितनी होगी, E = v by d। तो मैंने बोला सर कि मैं जानता हूँ E = v by d, तो v को बोलो क्या लिख सकता हूँ, ed। तो मैंने बोला सर इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल का अंतर होगा वो क्या होगा बोलो, ed। जरा कौन बच्चा बता सकता है कि इन 2 प्लेट्स के बीच में कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या 1 एप्सिलॉन नॉट। याद करते हैं इधर भाई स्वयं, अगर एक प्लेट या एक शीट पे पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, बस 2 स्टेप की चीज बची है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, मुझे बताओ एक प्लेट कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकती है, सिग्मा अपॉन में। लेकिन क्या तुम्हें याद है कि मैंने ये केस भी करवाया है कि अगर एक प्लस हो और एक माइनस की शीट हो, एक प्लस की शीट और एक दिव्यम, एक प्लस की शीट और एक, और मुझे बताना चला कि अगर प्लस वाली पे प्लस सिग्मा है तो पक्का इस पे माइनस सिग्मा होगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, अरे यार जितना प्लस होगा उतना ही तो माइनस यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ होगा, तो अगर इसकी पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी बोलो क्या है, नेगेटिव। तो मुझे बताना चला प्लस वाला अगर फील्ड ऐसे बनाएगा, याद करो, तो माइनस वाला कैसे बनेगा, माइनस वाला भी अपनी तरफ बनाएगा। दोनों की अगर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जुड़ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, जो कि आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2 शीट्स के बीच में जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई थी ना, तो वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई थी। अब ये बात ना बच्चों देखो, सिर्फ उन्हीं बच्चे को समझ में आ रही होगी जो रेगुलरली पढ़ते हैं। अगर रेगुलरली नहीं पढ़ रहे हो, मन मर्जी से पढ़ रहे हो, जिस दिन मन कर रहा है उस दिन पढ़ रहे हो, याद ही नहीं आ रहा होगा क्या पढ़ा है। 3 केस करवाए थे, याद आ रहे हो तो 2 प्लस की शीट, 2 माइनस की शीट, 1 प्लस की शीट और एक, और मैंने बोला था बाहर भी निकालो, बीच में भी निकालो, इधर भी निकालो, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन करा रखा है क्लास के अंदर ही। याद आ रहा है? तो मुझे बताना चला अगर इधर इसके ऊपर शीट के ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर शीट के ऊपर चार्ज है, तो बीच में कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है बोलो, सिग्मा अपॉन। क्लियर है? लास्ट स्टेप लिखने वाला हूं, लास्ट स्टेप बस, उसके बाद ये कहानी खत्म है इसके ड्राइव की, और ये ड्राइव निकल जाएगा भाई पूरा। सिग्मा क्या है बच्चों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इस प्लेट के ऊपर सुन लीजिए, जो भी चार्ज है उसकी वजह से प्लस सिग्मा है, इसके ऊपर। मुझे बस ये बताना चला सिग्मा होता क्या है वैसे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज ऑन 1 यूनिट एरिया। तो मुझे बताओ इस पूरी शीट के ऊपर कितना चार्ज होगा, अगर इसका सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज ऑन 1 यूनिट एरिया। तो 2 यूनिट एरिया पे 2 सिग्मा, 3 यूनिट एरिया पे, तो पूरी A यूनिट के एरिया पे कितना होगा, इसके ऊपर मैं सिग्मा A लिख सकता हूँ। अरे ये कहां से लिख दिया, अरे भैया ये भी रिलेशन है कि सिग्मा बराबर क्या होता है, तो क्यों क्या होता है, दोबारा समझा दूंगा, चिंता मत करिए। सिग्मा सिग्मा कट गया, लो भाई आंसर आ गया। कह रहा है एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कब ज्यादा होती है, बातें नहीं, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कब ज्यादा होती है, जब उसका एरिया, जब उसका एरिया अगर ज्यादा बड़ा वाला एरिया शीट है तो भैया उसका कैपेसिटेंस भी क्या होगा, ज्यादा। लेकिन एक बड़ी जरूरी चीज बोलता है कि D कम होगा तब कैपेसिटी ज्यादा होगी। D कम होगा, सोचो क्यों, क्योंकि D जितना कम होगा, ये वाली प्लेट जितनी उसके नजदीक होगी, वो उतना ज्यादा चार्ज को अंदर की तरफ ठूस देगी और जगह को बढ़ा देगी। एग्री करते हो कि नहीं करते? और एप्सिलॉन नॉट बच्चों परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है या एयर है जो इन प्लेट्स के बीच में है। प्लेट्स के बीच में भी हवा है, और हवा के लिए परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई और मीडियम आएगा तो फिर यहाँ पर बदल जाएगी परमिटिविटी, फिर एयर की नहीं आके फिर उस मीडियम की परमिटिविटी आएगी। अब परमिटिविटी फिर वही बात है बच्चों, पढ़ा हुआ तो आएगा नहीं। अब तो एक चीज सोच रहे हो वैसे, इस टॉपिक के ड्राइव में क्या क्या इस्तेमाल हुआ, रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जरा, एक कॉन्सेप्ट वो यूज हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट यूज हो गया कि 2 शीट्स अगर रखी हो तो उनके बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तीसरा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी चलने लग रहा है कैपेसिटेंस का। चौथा कॉन्सेप्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी का आ गया। अब 4 अलग अलग जगहों की चीजों को लाके आपका ड्राइव तैयार होगा। सिर्फ समझ उसी को आ सकता है जो पढ़ रहा है एक्चुअल में सारी चीजें, और ये चीजें ऐसी नहीं थी जो बिल्कुल भी याद नहीं होनी चाहिए, मुश्किल नहीं है, इजी है सारी चीजें। लास्ट टाइम दोबारा समझ लीजिए कि हाउ वी कैन ड्राइव द कैपेसिटेंस ऑफ अ पीपीसी। कैसे करा बोलो कैपेसिटेंस, आप बोलेंगे सर जितना इसके ऊपर चार्ज है, जितना इसके ऊपर चार्ज है डिवाइड बाय में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अब चार्ज कितना है उसके लिए सिंपल, मैं तो कह रहा हूँ 1 स्टेप में लिख दो यार चार्ज कितना है।
आप बोलोगे सर इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की है, कितने की बोलो सिग्मा की। अच्छा इस पे प्लस सिग्मा तो उस पे बोलो क्या, क्योंकि जितना इसके ऊपर प्लस है उतना इसके ऊपर बोलो क्या माइनस। सरफेस चार्ज डेंसिटी पता होना चाहिए, दैट इज द चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। आपके पास शीट है तो उसकी हर एक यूनिट एरिया पे कुछ चार्ज है, उसको बोलो क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। तो पूरी ए यूनिट के एरिया पे कितना चार्ज होगा, सिग्मा इनटू ए। तो मैंने बोला नेट चार्ज तो होगा सिग्मा इनटू ए, कहानी खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में मैंने बोला V कैसे लिखूंगा, तो मैंने कहा सर दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल का डिफरेंस V है तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या, V/d। तो सर कैसे, तो हमने ये रिलेशन पढ़ा था कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस dV है और उनके बीच की दूरी कितनी है बोलो dr, तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसे लिखी जाती है, dV/। तो मैंने कहा इन दो पॉइंट्स के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कितना है V, तो बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या लिखी जा सकती है, V/ में बोलो क्या, d। V/ में तो V को बोलो मैं क्या लिख सकता हूँ, ED। क्या लिख सकता हूँ, ED। और E बोलो कितना होता है बीच में, सिग्मा बॉन्ड में क्या, एप्सिलॉन। जिसने वो कांसेप्ट पढ़ा है कि याद आ जाएगा। और फिर भैया सिग्मा से सिग्मा कट के आंसर कितना आ गया, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। फिर से वही बात आ रही है कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उसकी ज्योमेट्री पर निर्भर कर रहा है कि उसका एरिया कितना है, उसकी प्लेट्स की सेपरेशन कितनी है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। समझ आ भी रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा, कुछ बन रही है बात। जरा एक क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन करिए जल्दी से। बहुत सिंपल है, एक बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, वो आपको बोलता है कि कैपेसिटर की दिवांशो एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच की दूरी को घटा के आधा कर दिया है। पहले जितनी दूरी थी उसका दूरी भी कम कर दी और प्लेट्स का एरिया भी दोगुना कर दिया। प्लेट्स का एरिया भी क्या कर दिया, तो आप बोलोगे सर अगर प्लेट का एरिया पहले A था और सेपरेशन बोलो कितनी थी D, पहले प्लेट्स का एरिया A था, प्लेट ही मान के चलना, प्लेट का एरिया A था और दूरी थी D, तो मुझे बताओ कैपेसिटेंस कितना था बोलो, A एप्सिलॉन नॉट बाय में D। अब जिन जिन बच्चों को ज्यादा समस्याएं लग रही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ इसके आगे कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। तो आप लोग यहाँ पर बस एक चीज होल्ड कर लीजिए दिमाग में कि सर कभी भी कोई दो प्लेट्स ऐसे रखी हुई है, सब बच्चे दिमाग में एक बात ध्यान सुन लीजिए। जिन बच्चों को लगता है कि मुझे मामला थोड़ा मुश्किल लगता है, पिछली चीजें मैंने ज्यादा पढ़ी नहीं है, तो हालांकि पिछली पढ़ रही है फिर लगेगा ही नहीं। मेरे पास दो प्लेट्स ऐसे हैं, मुझे बताओ चार्ज किस पे स्टोर हो रहा है, दोनों पे या एक पे होता है। ये तो बस इसकी मदद करती है ज्यादा चार्ज को स्टोर करवाने में, पहली बात तो क्लियर है। और इस पूरी प्लेट्स का कैपेसिटेंस कितना है, मतलब कितनी कैपेसिटी इसके पास, वो डिपेंड करती है इसके ऊपर A एप्सिलॉन नॉट बाय D। A क्या है बोलो, प्लेट्स का एरिया। अगर प्लेट्स बड़ी होंगी तो ज्यादा कैपेसिटी होगी, छोटी प्लेट्स होंगी तो कम कैपेसिटी होगी। दूरी कम होगी तो कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा, और दूरी ज्यादा होगी तो कैपेसिटी क्या होगी, कम। क्योंकि आप सोच लीजिए जितना कम दूरी करेंगे तो ये प्लेट उसके ऊपर ज्यादा चार्ज को बढ़वा देगी। बोलो एग्री करते हो नहीं करते? तो इतना तो समझ में आ रहा होगा ना बच्चों की, हायर लार्जर द एरिया लार्जर द कैपेसिटेंस, स्मॉलर द D लार्जर द कैपेसिटेंस। ये तो समझ में आ रहा है ना, बस इतना ही समझ लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब साइलेंट नोट बस इतना सा है, अगर आपने पहला चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है
पहला चैप्टर। तो ये बीच में एयर है और हर मीडियम की अपनी बोलो क्या होती है, परमिटिविटी होती है। अब ये क्या होती है बच्चों, इसके लिए तो वीडियो ही देखनी पड़ेगी और कुछ नहीं कर सकता मैं इसका। तो ये बीच में एयर की बोलो क्या होती है, परमिटिविटी। अगर एयर की जगह इन प्लेट्स के बीच में पानी भर दोगे ना तो इसका कैपेसिटेंस जो है फिर उसकी परमिटिविटी के अकॉर्डिंग आएगा। हर मीडियम की अपनी क्या होती है, परमिटिविटी। एयर की अपनी होती है और हर मीडियम की अपनी होती है। तो ये तो मान सकते हो ना कि अगर मेरे पास कोई पीपीसी है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, बोलो A epsilon naught by D. It depends on the area, it depends on the separation between the plates, it depends on the medium present between the plates. Epsilon naught अभी फिलहाल है क्योंकि एयर है, और एयर का epsilon naught कितना होता है सब बच्चे, एयर का epsilon naught कितना होता है 8.85 into 10 की पावर क्या, बस ये याद रख लीजिए एयर का इतना होता है। अब सर पानी आ गया तो क्या करूंगा सर, पानी आ गया, ग्लास आ गया तो क्या करूंगा सर पानी हो चाहे ग्लास हो, मेरे ग्लास में पानी हो चाहे ग्लास हो, इनका जो भी परमिटिविटी होगा, एक बात याद रखिए मोक्षा, इनका परमिटिविटी इससे ज्यादा होगा। इनकी परमिटिविटी इससे, बच्चों मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने नहीं भी पढ़ा वो भी समझ सकते हैं। और एयर की परमिटिविटी इतनी होती है, लेकिन बाकी हर किसी मीडियम की परमिटिविटी एयर से बोलो क्या होती है, ज्यादा। अब कितनी ज्यादा होती है, तो उसके लिए ना, उसके लिए वो आप लोगों को ना एक चीज बताने वाला है जिसको बुलाते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। देखो बताने के बाद भी जो बच्चे नहीं सुन रहे ना भैया, तुम्हारा तो कुछ नहीं होना, अगले साल फेल होगा। तुम लोगों के मन में कोई डर नहीं है। सीबीएसई ने इस बार भी डरा दिया, फाइनेंस में अच्छे डरा दिया बच्चों को कि भैया आने वाले बच्चे थोड़े से भयभीत हो जाए कि हाँ पढ़ना होता है भैया, कुछ करना है तो थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को बढ़िया बनाने की कोशिश, शायद आसान नहीं दे रहे हैं चीज़ें। इन्होंने सिलेबस का तो वैसे ही बंटाधार कर दिया सीबीएसई ने, चीज़ें काट के। अब पेपर आसान बना के हो रहा था, लेकिन उन्होंने पेपर तो चलो मुश्किल कर दिए है ना। नीट भी अभी बहुत मुश्किल आया है, सारी चीज़ तुम्हें पता लग रही है ना कि पेपर आ रहे हैं मुश्किल। उसके बाद भी अगर तुम नहीं समझ सकते हो फिर कब समझोगे, मेरे समझ नहीं आ रहा। अभी भी अगर आप लोग इस साल भी मेहनत नहीं कर रहे ना फिजिक्स को देख के कि भैया 12th बोर्ड मुश्किल दे दिया, नीट का एग्जाम मुश्किल दे दिया, इन्होंने पूरी तरफ से इशारा कर रहे हैं कि भैया आसान कुछ नहीं देने वाले हैं, धीरे धीरे केमिस्ट्री भी मुश्किल करेंगे, सब मुश्किल करेंगे। और उसके बाद भी अगर आप लोग पढ़ना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हो। हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों तैयारी करा सकते हैं, हम पूरे थ्रू आउट देर आपको पढ़ा सकते हैं, इतना बस मैं बता देता हूँ, आपको करा सब कुछ दूंगा मैं, पढ़ना फिर भी आपको पड़ेगा। पढ़ा नहीं सकता मैं, घर पे जाकर थोड़ा ना आपके साथ चलूंगा कि भाई बैठ जा पढ़ने के लिए, ये कर ले वो कर ले, वो आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर घर पे जाके नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आप लोग ना अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो अगले साल के लिए। अगले साल जब पेपर में बैठोगे फिर रोगे वहाँ पर बैठे, फिर बोलोगे सर बहुत मुश्किल पेपर, पता नहीं सीबीएसई क्या चाहती है, हमारे दुश्मन हो गए इसी तरह से। ऐसे बिल्कुल ऐसे बन के दिखाते हैं जैसे कि पता नहीं कितना इनके ऊपर जुल्म कर दिया सीबीएसई ने। खुद नहीं देखते हैं कि हमने भी कुछ नहीं करा हुआ। कुछ बच्चे जो इस साल पेपर दे गए वो बच्चे, कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि हाँ सर ठीक चला गया, क्योंकि मेहनत करी हुई थी तो कर दिया। लेकिन बाकी तो कुछ बच्चे तो ऐसे जिनको भैया हर बार रोना ही होता है, बस पेपर से कैसे भी हर बार उनका रोना ही होता है कि हमें तो नहीं आता। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भैया एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए ताकि अगली 2 क्लासेस आपको प्रॉब्लम ना आए। क्या कि मेरे पास एक सेटअप है, ऐसा होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें से चार्ज किस पे स्टोर होता है, इस वाली पे। ये तो सिर्फ उसकी मदद करती है चार्ज को और ज्यादा स्टोर करवाने में। और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, अक्षर कितनी कैपेसिटी होती है, A epsilon naught by D, which depends on, इसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है कि प्लेट्स कितनी बड़ी हैं, प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी है और इनके बीच में कौन सा मीडियम है। अगर एयर है तो एयर की परमिटिविटी होती है 8.85 into 10 की पावर क्या -12। अगर कोई और मीडियम होगा तो उसकी परमिटिविटी कुछ और होगी, लेकिन वो आपको डायरेक्टली परमिटिविटी नहीं देता। सुन लीजिए जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ, वो आपको बताता है उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर बोलो क्या, जैसे कि उसने बोला पानी की रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, कितनी बोलो, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि 5 है परमिटिविटी, इसका मतलब है कि 5 गुना ज्यादा है वैक्यूम से, 5 गुना। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, जब कोई तुम्हें बोले ना कि इस फलाने मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, इसका मतलब होता है कि वो वैक्यूम की कंपैरेटिवली तुम्हें बता रहा है कि इस मीडियम की परमिटिविटी 5 गुना ज्यादा है। एक बात ध्यान रखिए कि सभी मीडियम्स की परमिटिविटी वैक्यूम से बोलो क्या होती है, ज्यादा। अब रिलेटिव परमिटिविटी बस तुम्हें ये बताती है कितने टाइम ज्यादा होती है, कितने। तो वो बोलेगा कि भैया ग्लास की परमिटिविटी 8 है, कितनी बोलो, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, 8। नमन ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी 8 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 है, क्या मतलब है, इसकी परमिटिविटी कितनी है, 8 गुना ज्यादा होगी। किससे, तो ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा,
पक्का याद रखिएगा कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी K टाइम्स ज्यादा होती है, किससे बोलो, और ये K ही क्या होता है बोलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो गाइस मुझे भी क्वेश्चन पे आ जानी थी वापस, मैं इसके बारे में बताता हूं थोड़ा 2 मिनट। मुझे बताओ जरा, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अभी क्या था, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। उसने कहा कि मैंने इन प्लेट्स की दूरी को कितना कर दिया, D/2। कितना कर दिया, D/2। एरिया को बढ़ा के कितना कर दिया, बताओ जरा कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ा। मैंने कहा नया कैपेसिटेंस क्या होगा, नया एरिया, मैंने बीच का मीडियम नहीं बदला है, बीच का मीडियम, और सेपरेशन मैंने सर बदल दी है, D डैश, एरिया A डैश, दूरी D डैश। मुझे बताना एरिया कितना कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ एरिया पहले से मुकाबले, और D कितना कर दिया, अरे एरिया की जगह पे 2A रख दिया, D की जगह पे D/2 रख दिया। समझ में आ रहा है मोक्षा? तो 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ जरा, 4 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय D। योर न्यू कैपेसिटेंस विल बी 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड कैपेसिटेंस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक आखिरी बात समझिए, आज की लास्ट बात क्या है, नोट करके क्या है, इफ सम अदर मीडियम, जरा खुद ही जवाब देते हैं सब बच्चे, मुझे सभी बच्चे खुद ही जवाब देते हैं, इसको देखते ही साथ ही। इफ सम अदर मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is introduced between the plates of capacitor, remaining its area and separation same। एरिया और सेपरेशन नहीं बदला है, बस एक बीच में एक मीडियम डाल दिया है, एक फलाना कोई मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो कितना है, K। तो कहता है कि the new capacitance of capacitor become, बताओ जरा, बहुत अच्छे, समझ में आया आप लोगों को, बहुतों को समझ में आया K टाइम्स क्यों हो गया, नहीं आया। तो क्या है बात समझ लीजिए, पहले मेरे पास जो कैपेसिटर था बच्चों, इसका एरिया बोलो कितना, A, सेपरेशन कितनी, D, बीच में कौन है, एयर। तो मुझे बताओ अभी कितना कैपेसिटेंस है जतिन, कैपेसिटेंस कितना है, A एप्सिलॉन नॉट बाय में क्या, D। अब वो कह रहा है कि मैंने इन्हीं प्लेट्स के बीच में, विदाउट चेंजिंग इट्स एरिया, विदाउट चेंजिंग द सेपरेशन, वी फिल्ड दिस प्लेट्स बाय अ मीडियम, हमने इसके बीच में एक ऐसा मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बोलो, K। तो ऑब्वियसली क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हें बताता है कि इस मीडियम की परमिटिविटी कितने गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू वैक्यूम। अरे भाई ये तो मैं समझाने लग रहा हूं, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन तो आप बोलेंगे सर जो नया कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा बोलो, सर A, एरिया बोलो क्या रहेगा, एरिया बोलो क्या रहेगा, सेम सर, सेपरेशन बोलो क्या रहेगी, सेम सर। लेकिन अब इस मीडियम की परमिटिविटी आएगी सर, मतलब कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, K is not the permittivity, K just determines कि how many times is the permittivity, how many times is the, it is not the permittivity, बस ये बताती है कि वैक्यूम के मुकाबले कितनी गुना ज्यादा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने कहा सर एयर थी तो एयर की परमिटिविटी ली, स्वयं एयर थी तो एयर की परमिटिविटी ली, और कोई और मीडियम आएगा तो किसकी परमिटिविटी लूंगा सर, और मीडियम की परमिटिविटी लूंगा। अरे नहीं यार, और किसी और मीडियम की परमिटिविटी कितनी होगी सर, वो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से ही पता लगता है। तो अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो उसकी परमिटिविटी K टाइम्स, अब K टाइम्स ज्यादा होगी तो बताओ कितना आएगा, K टाइम्स ऑफ C आएगा, K टाइम्स ऑफ C। समझ में आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया। तो बताइए अगर मैंने एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया कि the plates of the capacitor is filled with a medium glass having an dielectric constant 6, मैंने क्या बोला दोबारा सुन लीजिए, the plates of the capacitor is filled by glass, हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ग्लास डाल दिया और उस ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। तो मुझे बताइए कि पहले के मुकाबले अब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितने गुना बढ़ेगा। तो जब भी मैं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई नया मीडियम इंट्रोड्यूस कर देता हूं, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कितने गुना बढ़ जाता है? 6 टाइम्स नहीं बढ़ता, जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने गुना बढ़ जाएगा। अरे नहीं आया समझ में? इस क्वेश्चन को पीडीएफ में लिख देता हूं, आप लोग घर पे इसको कर लेना, बस यही रास्ता हमारा। क्या बोला मैंने? When the plates between the capacitor is filled with a glass
कुछ आया ना और लास्ट वाली बात आनी चाहिए कि ए एप्सिलॉन नॉट बाय टी। मैं कह रहा हूँ उसके बाद तुम्हारा पेपर वाला काम सारा बन जाएगा, पेपर वाला सारा काम बन जाएगा। बच्चों मैंने क्या बोला है, कितना होता है कैपेसिटेंस बोलो, जाने की जल्दी मतलब है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। आपने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, ग्लास। जैसे ही ग्लास इंट्रोड्यूस कर देंगे, इफ ग्लास इज फिल्ड बिटवीन प्लेट्स, तो हम बोलेंगे सर एरिया तो वही है, बस अब ग्लास की परमिटिविटी आएगी और डिवाइड बाय डी। और ग्लास की परमिटिविटी कितनी होगी सर, उसमें डायरेक्टरी कांस्टेंट 6 बोला है, इसका मतलब ग्लास की परमिटिविटी वैक्यूम के मुकाबले 6 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब सर ए गुना में 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो पहले एप्सिलॉन नॉट बाय डी थी, तो सर कैपेसिटेंस 6 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर उसकी कैपेसिटी पहले 10 फैराड की थी, 10 माइक्रो फैराड की थी, तो वो 60 माइक्रो फैराड की हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? तो भैया सुन लीजिए, आज की क्लास में मैं क्लोज कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में कहाँ से शुरू करने वाला हूँ, बस इतना सुन के जाइए कि आप लोग ये चीजें बिल्कुल टिप्स पे करके आएंगे, बिकॉज अगली क्लास में मैं सीधा आगे की बात करूंगा, कैपेसिटेंस पे नहीं जा पाऊंगा मैं। क्या बात याद करके जाएंगे आप लोग, और क्या सीधा आप लोग आके बिल्कुल अच्छे से समझ के आएंगे घर से, क्या कि जितने भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं उसमें कौन सी प्लेट पे चार्ज स्टोर होता है, लेफ्ट वाली पे। राइट वाली बस उसकी क्या करती है, उस चार्ज को स्टोर करवाने में, ज्यादा चार्ज को स्टोर करवाने में मदद करती है। पता है ये वाली बात? और बस याद करिए कि ऐसे सेटअप की कैपेसिटेंस कितनी होती है, कितना कैपेसिटेंस ये सेटअप स्टोर कर सकता है अपने अंदर। इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट्स, इट डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। लेसर द सेपरेशन, मोर विल बी द स्टोरेज ऑफ द चार्ज ना, हाइयर द सेपरेशन, लेस चार्ज स्टोर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बड़ी प्लेट बड़ा चार्ज स्टोर, छोटी सेपरेशन ज्यादा चार्ज स्टोर। समझ में आ रहा है? दिमाग लगा पा रहे हो ऐसे क्यों? और बीच में कौन सा मीडियम है सर, ये भी डिसाइड करेगा। तो कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला बन गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये तो याद कर लोगे ना कि एक पीपीसी का कैपेसिटेंस कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। और ये डिपेंड करता है 3 चीजों पर, एरिया पर, डी पर और मीडियम पर। अगर मैं मीडियम चेंज करूंगा, क्योंकि मेन बात है मीडियम की, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मीडियम आने वाला है, तो मीडियम जब चेंज होएगा तो क्या चेंज होएगी, उसकी परमिटिविटी चेंज होगी। क्या चेंज होगी? परमिटिविटी। अब वो आपको परमिटिविटी के लिए कभी भी डायरेक्टली परमिटिविटी नहीं बताता, वो आपको उसकी डायरेक्टली कांस्टेंट या उसकी रिलेटिव, दोनों बात एक ही है। उसके रिलेटिव परमिटिविटी बोलेगा 7 है 8 है, इसका मतलब उसकी परमिटिविटी 8 गुना या 7 गुना ज्यादा है। एरिया में चेंज करेगा, डी में चेंज करेगा, कर लोगे नहीं कर लोगे? पक्का समझ में आ गया? जाने की जल्दी लग रही है? समझ में आ गया? इतना पढ़ लोगे? ठीक है, अब और